नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना। देहरादून में बीजेपी ने अपना 46वां स्थापना दिवस मनाया। देहरादून प्रदेश कार्यालय में बीजेपी ने अपना 46वां स्थापना दिवस बड़े धूमधाम के साथ मनाया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश कार्यालय में पार्टी के झंडे का ध्वजारोहण किया और ध्वजारोहण के बाद सैकड़ों की संख्या में उपस्थित नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय गीत गाया। स्थापना दिवस के अवसर पर बीजेपी के कई सांसद, कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पार्टी की स्थापना के साथ ही काफी संघर्ष के बाद पार्टी आज इस मुकाम पर पहुंची है। उन्होंने कहा कि देश का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, जिनके नेतृत्व में देश में कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं, चाहे वह 370 धारा को हटाना हो या 3 तलाक का मामला हो या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण का मामला हो या वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को कानूनी जामा पहनाना हो। वहीं इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में उनके द्वारा लिए गए कई बड़े फैसलों का उल्लेख भी किया। त्याग, परिश्रम और बलिदान के कारण आज पूरी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बन गया है और भारत को आगे बढ़ाने में भी बड़ा योगदान आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अनवरत रूप से चल रहा है। जो आगे चलना है 2047 में भारत को विकसित भारत का जो संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करने में सभी भारतवासी माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ कंधे से कंधा, कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। मैं सभी कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस की और रामनवमी की शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। सीएम साहब, चार धाम यात्रा को 30 अप्रैल से प्रदेश में चार धाम यात्रा शुरू होने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चार धाम यात्रा की तैयारियों को लेकर कहा कि प्रदेश सरकार की तरफ से लगातार तैयारी की जा रही है। चार धाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर लगातार बैठक भी की जा रही है। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को सरल किया गया है। सीएम धामी ने कहा कि वो खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। चार धाम यात्रा मार्गों को दुरुस्त करने के भी निर्देश दिए गए हैं ताकि प्रदेश में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। उनका कहना है कि पिछले साल के मुकाबले में जिस तरह से अधिक श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उसके मद्देनजर प्रदेश सरकार अपनी तैयारी कर रही है। तैयारियां हैं वो पिछली चारधाम यात्रा के लिए इस बार हमने जो तैयारियां हैं वो पिछली 2024 की चारधाम यात्रा का जैसे ही समापन हुआ था, उसके बाद तत्काल रूप से हमने इसकी तैयारियों की समीक्षा बैठकें प्रारंभ कर दी थी और पिछले सालों के जो अनुभव रहे हैं, जहाँ भी सुधार की आवश्यकता रही है वहाँ हमने सुधार के लिए कहा है और मैं स्वयं नियमित रूप से इसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। रजिस्ट्रेशन लगातार बढ़ रहे हैं, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को भी आसान किया है। हमारा प्रयास होगा कि राज्य के अंदर आने वाले चार धामों के दर्शन करने वाले सभी तीर्थयात्री श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, उनकी सुरक्षा का भी प्रबंध किया गया है और सड़कों के आसपास कहीं किसी परेशानियों का सामना न करना पड़े। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, पुलिस, यातायात, सभी व्यवस्थाएं हमने सुनिश्चित की हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का लोकल ऑफर वॉकर का विजन है, जिसका असर चार धाम यात्रा में भी देखने को मिला। इस बार की चार धाम यात्रा पॉलिथीन फ्री होगी और जूट के बैग में श्रद्धालुओं को प्रसाद दिया जाएगा। बीकेटीसी के मुख्यमंत्री कार्यकारी अधिकारी विजय प्रसाद थपलियाल ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार चार धाम यात्रा में लोकल फॉर वोकल का असर दिखेगा। चार धाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद वहीं लोकल लोगों से लिया जाएगा, जिसमें चौड़ाई के लड्डू और रामदाना शामिल किया जाएगा। देखिए, लोकल फॉर वोकल का जो हमारे राज्य सरकार का विज़न है, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी विज़न है कि जो लोकल फॉर वोकल को प्रमोट किया जाए। तो हम लोगों ने इस बार ये डिसीजन लिया बीकेटीसी ने कि जो हमारे जो प्रसाद हैं वो वहीं लोकलाइट से लिया जाएंगे। जैसे चौलाई हो गया इनके और रामदाना हो गया, इनके लड्डू और बिस्कुट हम क्या करेंगे कि प्रसाद के रूप में चढ़ाएंगे। साथ ही साथ जो हमारे बैग्स हैं, जो पॉलीथीन को बैन करने, ग्रीन यात्रा 2025 की जो हमारे रजा जयंती वर्ष भी है, जिस ग्रीन यात्रा को प्रमोट करने के लिए हम जूट के बैग से ही प्रसाद वितरण करेंगे। इसके लिए हमने अपने स्टाफ को प्रशिक्षण भी किया। बीकेटीसी ने लगभग 30 स्टाफ को हमने फर्स्ट फेज़ में हमने इन्हें दक्ष किया है और सेकंड फेज़ में हमारे 40 और 50 स्टाफ हम इसे दक्ष करेंगे। और जितने भी वेंडर्स हैं वहाँ पे बद्रीनाथ और केदारनाथ में, हम सभी को कहेंगे कि आप कोई भी पॉलीथीन का प्रयोग न करें। सारे लोग हैं जूट के बैग्स खरीदेंगे और जूट के बैग में ही जो प्रसाद श्रद्धालुओं को दिए जाएंगे।
उच्च शिक्षा और सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत हरिद्वार दौरे पर रहे। हरिद्वार पहुंचे मंत्री धन सिंह रावत ने जिले में कई योजनाओं की सौगात दी। सबसे पहले उच्च शिक्षा मंत्री ने बहादुराबाद स्थित उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय में 68 करोड़ रुपए की लागत से परीक्षा भवन, महिला छात्रावास और कर्मचारी आवास का शिलान्यास किया। इसके बाद मंत्री धन सिंह रावत ऋषिकुल ऑडिटोरियम में आयोजित सहकारिता के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे, जहां मंत्री के द्वारा कई लाभार्थियों को चेक सौंपे गए। उन्होंने कहा कि सहकारिता विभाग का लक्ष्य हरिद्वार में 50,000 लखपति दीदी बनाने का है। आज सहकारिता और मत्स्य पालन में अच्छा काम कर रही 50 महिलाओं को सम्मानित भी किया गया है। लोगों ने हरिद्वार में लगभग 50 महिलाओं को सम्मानित किया है, जो महिलाएं कि कोऑपरेटिव में अच्छा काम कर रहे हैं, डेयरी में अच्छा काम कर रहे हैं, मत्स्य के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं। और हमारा लक्ष्य है माननीय प्रधानमंत्री जी का भी, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी और सहकारिता विभाग का भी, कि हरिद्वार जिले में 50,000 दीदियों को लखपति दीदी बनाना। और अभी तक हम 1,07,000 किसानों को यहाँ 0% पे ऋण दे चुके हैं। और बड़ा लक्ष्य अब यह है कि 208 जो हमारी ग्राम सभाएँ हैं हरिद्वार जिले में, हर ग्राम सभा में एक सहकारी समिति का गठन किया जाएगा। जम्मू से हावड़ा के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। अब हिमगिरी एक्सप्रेस का स्टॉपेज फिर से रुड़की में शुरू हो गया है, जिसके चलते उत्तर प्रदेश के कानपुर के देहात और उत्तराखंड आने जाने वाले यात्रियों को एक बड़ी राहत मिलने वाली है। हिमगिरी एक्सप्रेस का ठहराव करीब 3 साल से रुड़की में बंद था, जबकि रुड़की रेलवे स्टेशन ए श्रेणी में दर्ज है, जिसके कारण केंद्र सरकार की अमृत रेलवे स्टेशन योजना का भी हिस्सा रुड़की में बना है। सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत एवं कई प्रमुख लोगों ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उत्तराखंड में 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है। इसको लेकर सरकार पूरी तरह तैयार है। वहीं कांग्रेस ने सरकार को सलाह भी दी है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि चारधाम यात्रा सुखद हो, क्योंकि राज्य की अर्थव्यवस्था में भी यात्रा का महत्वपूर्ण योगदान है। पिछले साल जो हालात हुए थे वैसा नहीं होना चाहिए। लोगों के स्वास्थ्य से बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है जितने भी श्रद्धालु आएंगे उनको दर्शन कराए जाएं, क्योंकि पिछले साल बहुत सारे श्रद्धालु बिना दर्शन करे ही चले गए थे। उनको पड़ाव से आगे जाने नहीं दिया गया और उनके पैसे वहीं खर्च हो गए। चारधाम यात्रा आस्था के साथ साथ यहाँ की अर्थव्यवस्था से भी जुड़ी है। राज्य की आर्थिकी से लेकर राज्य की सम्मान तक इससे जुड़ा हुआ है और हम चाहते हैं कि चारधाम यात्रा बेहतर हो, अच्छी हो और लोगों को सुविधा हो। लेकिन लोगों के स्वास्थ्य से लेकर तमाम किस्म की जो परेशानियां उनको ध्यान में रखना होगा। कोई भी अगर सैलानी या कोई भी तीर्थयात्री बाहर से आता है और दुखी होकर जाता है तो उसका प्रभाव राज्य पे अच्छा नहीं पड़ता। मेरा ये मानना है ये यात्रा केवल आस्था का सवाल नहीं है, आस्था के साथ साथ यह हमारी आर्थिकी, हमारी रोजी रोटी, हमारे पेट का सवाल भी है। तो उसके लिए क्या प्रबंध किया उस पर हम लोग नजर रख रहे हैं और सरकार का जो भी कदम होगा अगर सराहनीय होगा तो हम उनके तारीफ करेंगे और अगर हमको लगेगा इससे उत्तराखंड को नुकसान हुआ है या नुकसान हो रहा है तो निश्चित ही जो काम विपक्ष का है उसको हम करेंगे। ग्राम्य विकास और पलायन निवारण आयोग ने हाल ही में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए सर्वे किया था। सर्वे का रिपोर्ट प्रदेश सरकार को सौंपा गया, जिसमें आयोग ने खुलासा किया कि प्रदेश के 1149 प्राथमिक स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं है। इसको लेकर अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रतिक्रिया दी और सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य और शिक्षा का भगवान मालिक है। प्रदेश में 1149 स्कूलों में एक भी शिक्षक न होने की बात कही जा रही है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा आवश्यक है, क्लीन इंडिया की बात करने वाले प्रधानमंत्री और सीएम धामी के शासन में देहरादून के 100 से ज़्यादा विद्यालय ऐसे हैं जिनमें शौचालय नहीं है। तो क्या हालात शिक्षा विभाग के ये हैं, ये समझा जा सकता है। महारा ने कहा कि इनको लेकर मदरसों और मजारों से फुर्सत हो तब तो ये शिक्षा की ओर ध्यान देंगे। हम तो लगातार कह रहे हैं स्वास्थ्य और शिक्षा का भगवान मालिक है। बाकी पूरे प्रदेश में 1100 कुछ उनके शिक्षकों की बात कर रहे हो, तो सबसे ज्यादा आवश्यक है क्लीन इंडिया की बात करने वाले मोदी जी के
और धामी जी के शासन में देहरादून के 100 से ज्यादा विद्यालय ऐसे हैं जिसमें शौचालय नहीं है। ये सूचना के अधिकार पर आई हुई जानकारी के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो क्या हालात शिक्षा विभाग के हैं समझा जा सकता है। इनको मदरसों और मजारों से फुर्सत हो तब तो ये शिक्षा की ओर ध्यान नहीं है। सियासत में बहुत कम देखा जाता है कि विरोधी पक्ष का नेता भी सत्ता पक्ष के जिंदाबाद के नारे लगाए, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कामकाज के कायल विरोधी भी हैं। चौकुटिया में कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस के द्वारा हाट विधायक मदन सिंह बिष्ट ने जमकर धामी जिंदाबाद के नारे लगाए। वहीं इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उनकी सरकार प्रदेश में विकास पर ध्यान दे रही है। विकास काम करने में यह नहीं देखना चाहिए कि किस विधानसभा में आपके विधायक हैं और कौन से विधानसभा में विपक्ष के विधायक हैं। इसी को कहते हैं सबका साथ और सबका विकास। मुझे पता है कि मेरे लिए आप ये नहीं सोचेंगे कि मदन मिश्र ने इसमें से 2-3 काम भी आप कर देंगे तो मैं आपका ऋणी रहूंगा। इसी के साथ एक बार आप लोग पुष्कर सिंह धामी जी का नारा जरूर लगाना, क्योंकि ये काम दे रहा हूं इनको, मुझे उम्मीद है ये कर देंगे। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, धन्यवाद। सोशल मीडिया में चल रही भ्रामक खबर के बारे में द्वाराहाट विधायक मदन सिंह बिष्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री मेरे विधानसभा क्षेत्र चौखुटिया के चैती मेला उद्घाटन में आए थे। प्रोटोकॉल के हिसाब से क्षेत्रीय विधायक होने के नाते जब मुख्यमंत्री आते हैं तो विधायक का भी अपना एक प्रोटोकॉल होता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सभी पार्टी के होते हैं, वो कोई भाजपा के मुख्यमंत्री नहीं है। विधायक ने कहा कि हम वो सिपाही हैं जो कांग्रेस के NSUI के यूथ कांग्रेस से लेकर आज तक हम कांग्रेस की पार्टी में रहे हैं। जब कांग्रेस सरकार जब 2016 में टूटी थी तो उस सरकार को बचाने वाला भी मदन बिष्ट ही था। मैंने मुख्यमंत्री से कहा कि ये मेरी 4-5 घोषणाएं हैं, जिसमें हॉस्पिटल का मुद्दा, शिक्षा का मुद्दा था। मेरे बच्चे BSc BCom करने के लिए चौकुटिया से लगभग 25 किलोमीटर दूर द्वाराहाट जाते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री के आने से पहले सड़कों की हालत दिखाने के लिए खुद गड्ढे भरे थे। वहीं मुख्यमंत्री ने मंच पर ही 3 मांगे मान ली और कहा कि इसका मैं जल्द GO भी करूंगा, बाकी के आपके अन्य कार्य भी शीघ्र होंगे। हमने खुद गड्ढे भरे जब मुख्यमंत्री जी आ रहे थे तब हमने गड्ढे भी भरे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहां पे 3 मांगे मेरी मान ली और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि इसका मैं जल्दी GO भी कर दूंगा और आपके ये कार्य भी होंगे। अब यदि वो नहीं करेंगे तो क्या हम उनके विरोध में नहीं खड़े होंगे? मैं अपने क्षेत्र की जनता से सबसे इकट्ठा करके उनके उसमें भी कार्य करूंगा। लेकिन यदि मुख्यमंत्री जी ने ये कार्य मेरे सारे कर दिए, मैं खुले दिल से कहना चाहता हूं कि मैं मुख्यमंत्री जी का जितने का लोग थे उससे चौगुने लोग लाकर उनका स्वागत करूंगा। ये मैंने कहा और मैं उनके नारे भी लगाऊंगा, क्योंकि क्षेत्र की जनता है, क्षेत्र की समस्याएं हैं। जो क्षेत्र का भला करेगा उसके नारे वो कोई भी पार्टी की हो, मुख्यमंत्री सबका होता है। अभी का चलिए बढ़ते हैं अगली खबरों पर। सड़क सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग की ओर से लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसके बाद भी तमाम लोग नियमों की अनदेखी करते हैं और इससे दुर्घटनाएं बढ़ जाती हैं। ऐसे में अब परिवहन विभाग नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ सख्ती कर रहा है। नियमों की अनदेखी करने वालों, ओवर स्पीड और अब परिवहन विभाग में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट न लगने पर सख्त कदम उठाया जा रहा है। इसके तहत कई वाहनों को सीज भी किया गया है और चालान भी काटे गए हैं। RTO अधिकारी शैलेश तिवारी ने बताया कि अभियान चलाने के बाद भी कुछ लोग नियमों को पालन नहीं कर रहे हैं। इसको देखते हुए पिछले 2 दिनों से परिवहन विभाग लगातार उन वाहनों के खिलाफ कार्यवाही कर रहा है जिन्होंने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगाई है और नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। साथ ही RTO शैलेश तिवारी ने कहा कि जो वहां पुराने हैं उन्हें भी HSRP नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य है और HSRP नंबर प्लेट लगाकर ही वाहन का संचालन किया जाएगा।
दिनेशपुर में अपराधी पर नकेल की तैयारी शुरू हो गई है। आपको बता दें, अपराधी को कम करने के लिए जयनगर में एक रिपोर्टिंग पुलिस चौकी का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा द्वारा लोकार्पण किया गया। दिनेशपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत जयनगर नंबर 4 में नया पुलिस चौकी रामनवमी के शुभ अवसर पर किया गया। जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा ने पूजा पाठ हवन करके रिपोर्टिंग पुलिस चौकी का लोकार्पण किया। दिनेशपुर थाना क्षेत्र में अधिक जनसंख्या होने के कारण आए दिन अपराध की संख्या बढ़ रही है। इसको कम करने के लिए जयनगर नंबर 4 में नया पुलिस चौकी का आज लोकार्पण किया गया। पर पुलिस अधीक्षक निहारिका तोमर ने बताया कि पुलिस चौकी के खुलने से अपराध की संख्या कम होगी और लोगों की सुनवाई भी जल्द होगी। रामनवमी के अवसर पर राष्ट्र स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ताओं द्वारा विकासनगर बाजार में आयोजित पथ संचलन के कार्यक्रम के दौरान बाजार में स्थित जामा मस्जिद के पास मुस्लिम समुदाय के लोगों ने स्वयं सेवकों पर पुष्प वर्षा कर भाईचारे का संदेश दिया। मुस्लिम लोगों ने भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद और न दूरी है न खाई है, हिंदू हमारे भाई है जैसे नारे लगाकर सभी स्वयं सेवकों का स्वागत किया। हरिद्वार के बहादुराबाद स्थित इब्राहिमपुर मार्ग पर रविवार की देर रात एक केमिकल फैक्ट्री में आग पर दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद काबू पा लिया। आग पर दमकल कर्मियों ने आखिरकार सुबह 6 बजे काबू पाया। जानकारी देते हुए हरिद्वार के अग्नि सुरक्षा अधिकारी FSO बीरबल सिंह ने बताया कि रात 9 बजे के करीब बहादुराबाद क्षेत्र स्थित एक फैक्ट्री में आग लगने की सूचना मिली थी, जिसके बाद मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची और आग को बुझाने का प्रयास किया। आग इतनी विकराल थी कि उस पर काबू पाना आसान नहीं था। टीम द्वारा काफी मशक्कत के बाद सुबह 6 बजे काबू पाया गया। उन्होंने बताया कि अब तक सिर्फ एक जनहानि की सूचना मिली है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है, जिसके बाद पूरी जानकारी साझा की जाएगी। गणपति केमिकल नाम से एक ये फैक्ट्री है, इसमें आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। उस पर यहाँ फायर ब्रिगेड पहुंची है। इसमें 4-5 गाड़ियाँ अभी आग बुझाने का कार्य कर रहे हैं। अभी आग पे लगातार आप देख रहे हैं कि आग को बुझाने का कार्य कर रहे हैं और आग काफ़ी बुझा भी ली गई, लेकिन अभी इसमें काम लगातार जारी है। कितने लोग फंसे होने की अभी इसकी पूर्ण जानकारी नहीं हो पाई कि कितने लोग फंसे। एक व्यक्ति झुलसने की जानकारी मिली है, जिसको हॉस्पिटल भेज दिया गया। हरिद्वार में खड़खड़ी शमशान घाट पर इन दिनों गंगा की धारा सूखी हुई है। गंगा में जल न होने के चलते दूर दूर से अपने परिजनों के अंतिम संस्कार के लिए लोग पहुंच रहे हैं और लोगों को निराश होना पड़ रहा है। साथ ही पूरी तरह से मृतक के कर्म कांड भी नहीं हो पा रहे हैं। यूपी सिंचाई विभाग के द्वारा भागीरथ बिंदु पर मरम्मत कार्य किए जाने के बाद से करीब 1.5 महीने से ये धारा जलविहीन है, जिसकी वजह से कई लोग खड़खड़ी में अंतिम संस्कार न करके दूसरे शमशान घाटों का रुख करने को मजबूर हो रहे हैं। शमशान घाट समिति और स्थानीय लोगों का कहना है कि जिला प्रशासन को पत्र लिखकर जल छोड़ने की मांग की गई है। हालांकि मामला अभी तक हरिद्वार के DM की जानकारी में नहीं है। लोग अभी उत्तराखंड में स्थित है, लेकिन गंगा जो है आज भी उत्तर प्रदेश के अधीन है और उत्तर प्रदेश सरकार जो है अपने हिसाब से जो है गंगा जल को बंद करती है और छोड़ती है। और यहाँ पे आप देखें तो सीधे सीधे मानव अधिकारों का हनन हो रहा है। यहाँ पे जो है शमशान घाट में जो शव आते हैं, सबको स्नान करने में सबसे बड़ी समस्या हो रही है। जो व्यक्ति अंतिम संस्कार के लिए वहाँ पे आता है, उसको सबसे बड़ी समस्या आ रही है, क्योंकि उसको गंगा स्नान करना होता है, वो गंगा स्नान नहीं कर पा रहा है। हरिद्वार के बहादुराबाद हाईवे पर जंगली हाथी आ जाने से अफरा तफरी मच गई। एक जंगली हाथी श्यामपुर के जंगलों से निकलकर चहलकदमी करता हुआ बहादुराबाद के भीड़ भाड़ वाले इलाके में पहुंच गया, जिसको देखकर सड़कों से गुजर रहे वाहन रुक गए। लोग इधर उधर दौड़ने लगे। हाथी के पीछे वनकर्मी भी पहुंचे और हाथी को सुरक्षित सड़क पार ले जाकर जंगल की ओर खदेड़ दिया। गनीमत रही कि इस दौरान हाथी ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। हरिद्वार फॉरेस्ट रेंज के रेंजर शैलेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि एक जंगली हाथी अक्सर बहादुराबाद क्षेत्र का रुख करता है। वन विभाग इसकी रोकथाम के इंतजाम में जुटा हुआ है।
चमोली में जली हुई कार के अंदर एक कंकाल मिला। चमोली के जोशीमठ में तपोवन के पास नीति मलारी बॉर्डर रोड पर एक जली हुई कार के अंदर एक महिला का कंकाल मिलने से हड़कंप मच गया। घटना से दहशत का माहौल है। सूचना के बाद मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल पहुंचा, जिसने मामले की तहकीकात शुरू कर दी। घटनास्थल पर एसडीएम जोशीमठ चंद्रशेखर वशिष्ठ पुलिस उपाधीक्षक पहुंचे। जानकारी के मुताबिक ये घटना देर रात करीब 9:30 से 10 बजे के बीच की बताई जा रही है। स्थानीय लोगों के मुताबिक कर्नाटक राज्य से पंजीकृत कार संख्या KA 01 AG 0590 में एक युवक और युवती बीते शनिवार को सुबह घूमते हुए स्थानीय लोगों को दिखे थे। शुक्रवार को भी ये कार जोशीमठ में लोगों को घूमती हुई दिखी। ये कार संतोष कुमार सेनापति के नाम पर पंजीकृत है। कार में सवार महिला का शव जली अवस्था में अंदर मौजूद है, लेकिन महिला के साथ मौजूद पुरुष लापता है। ऐसे में लोग हत्या की आशंका भी जता रहे हैं। जैसे मैं सुबह 6 बजे बाजार की ओर निकल रहा था तो मैंने देखा कि एक गाड़ी जली हुई है। जैसे मैं गाड़ी से उतरा तो उसके अंदर एक डेड बॉडी भी जली हुई थी और 7 बजे के आसपास से मैंने सीधे 100 नंबर पर कॉल किया। उसके बाद मैंने और एसडीएम साहब जोशीमठ एसडीएम जिलाधिकारी को मैंने फ़ोन किया और फिर उसके बाद थाना अध्यक्ष जोशीमठ को भी फ़ोन किया और सभी को सूचित किया कि एक गाड़ी जली हुई है, उसके अंदर एक डेड बॉडी जली हुई है और यह एक तीर्थ स्थल है। तीर्थ स्थल पर इस तरह की घटना का होना बहुत निंदनीय है। एक थाना की मांग की है हमने कि यहाँ पे एक थाना खोला जाए और जिससे आने वाले जो श्रद्धालु सच्चे भाव से श्रद्धालु आ रहे हैं और दर्शन करके जा रहे हैं, उस तरह की घटना उनको ना देखने को मिले। रुड़की में एक महिला ने गंग नहर में कूदकर आत्महत्या कर ली। रुड़की की गंग नहर कोतवाली क्षेत्र के सफरपुर गांव निवासी एक व्यक्ति की पत्नी की जान पर 3 तलाक इतना भारी पड़ गया कि महिला ने गंग नहर में कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद महिला की गंग नहर से शव बरामद किया। पुलिस ने इस मामले में महिला के पति सहित 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आपको बता दें, सफरपुर गांव निवासी एक व्यक्ति ने सहारनपुर निवासी एक युवती को धोखा देकर निकाह किया था। आरोप है कि पति पहले से शादीशुदा था, जिसकी जानकारी पति ने महिला से छिपाई थी। जानकारी मिलने के बाद पत्नी द्वारा विरोध करने पर पति द्वारा महिला से मारपीट कर उनको घर से निकाल दिया गया और पति ने महिला को 3 तलाक दे दिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।